देखो हमें क्या करना है, हमने सेपरेशन ऑफ सॉलिड को सॉलिड से अलग करना हमने सीख गए थे ना। बोलो आज किसको अलग करना है, सॉलिड से, सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर। आज हमें किनको किनको अलग करना है, देखो हमें सॉलिड और लिक्विड इन दोनों को अलग करना है ना। मतलब एक ऐसा, इस बार हम एक ऐसा आज हम एक ऐसा मिक्सर बनाएंगे जिसमें सॉलिड और लिक्विड के मिलने से बनता, समझ पा रहे हो। और इसमें अगर हम देखें तो इसको अलग करने के जो प्रोसेस आएंगे ना, वो प्रोसेस क्या क्या होंगे, हो सकते हैं, देखते हैं। उसके अलग करने के प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं। अज्यूम कर अपने सोचो तो, अगर मान लो कि सॉलिड कोई लिक्विड है, लिक्विड में सॉलिड मिलाया गया है, उसको हम किस तरह से अलग कर सकते हैं अगर वो मिक्सचर है तो। सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन है भाई। इवेपोरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, इवेपोरेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है, इवेपोरेशन में आ गया ना, इवेपोरेशन में आ गया कि हम उसको बॉइलिंग कर रहे हैं वो चीज़ें। और इसमें आती हैं क्या चीज़ें, ये एक आता है, देखो फिल्ट्रेशन आ गया, इवेपोरेशन आ गया। एक सोचो नहीं यार, इसमें कहाँ लिक्विड है, लिक्विड में सॉल्ट मिला गया, तो लिक्विड में सॉल्ट मिला गया तो आराम से हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें एक आ गया ना, एक देखो सेंट्रीफ्यूगेशन आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। एक आता है क्रोमेटोग्राफी, देखो अभी हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी, जान दो ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब नहीं दूध से मक्खन को निकालना, आखिर एक तरह से दूध, देखो कैसा दूध एक तरह से लिक्विड मान लो, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स वो क्या है एलियन जी, दूध में पत्थर कहाँ से आएगा। मैंने दूध कभी देखे हो, दूध में पत्थर कहाँ से आएगा बताओ। हमने हम यार दूध से क्रीम की बात की है, तुम मक्खन की बात कर रहे हो। देखो इवेपोरेशन और एक होता है डिस्टिलेशन। कौन सा प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन। ये इतने प्रोसेस हो सकते हैं कि हम चीज़ों को, मतलब अगर कोई मिक्सचर ऐसा है जो सॉलिड और लिक्विड से बना हुआ है तो उसको हम अलग करने के लिए हम इतने प्रोसेस को अपना सकते हैं। यानी कि कौन सा, फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, और क्या फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन। फिल्ट्रेशन समझ रहे हो ना, उसको फिल्टर पेपर से हम छान के अलग कर लेते हैं। और इवेपोरेशन क्या होता है, समझ रहे हो, हाँ टेम्परेचर। और सेंट्रीफ्यूगेशन ना अभी समझेंगे, सेंटर घुमा, जैसे नहीं वो वॉशिंग मशीन देखो ना, सेम वही वॉशिंग मशीन समझ लो कि सेंट्रीफ्यूगेशन उसी बेस पर काम करता है। और क्रोमेटोग्राफी ये थोड़ी सा अलग चीज़ें बताएंगे अभी, शायद इसकी जरूरत पड़ने वाली या नहीं देखते अभी। डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन समझते हो, जैसे कि कोई भी चीज़ तुमने इवेपोरेट किया और इवेपोरेट करके फिर तुमने कंडेंसेशन प्रोसेस से उसको क्या कर लिया, लिक्विड बना दिया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वो दोनों को मिला करके ही क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन कहलाता है। यानी डिस्टिलेशन इक्वल टू क्या कह सकते हो, इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन, बस यही चीज़ है। कंडेंसेशन और इवेपोरेशन को एक साथ करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टिलेशन कहलाता है। समझ पा रहे हो, ये सीखेंगे हम बारी बारी से भी सबके बारे। चलो कोई एक मिक्सचर सबसे पहले बनाते हैं यहाँ से। चलो सॉलिड और लिक्विड का कोई मिक्सचर बनाओ, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 बोलो, कोई चीज़ सॉलिड है जिसमें हम लिक्विड मिलाते हैं। हाँ देखो सर, सुनो, वाटर प्लस शुगर तुम मिला रहे हो, चलो अभी तो है एक तरह से मिक्सचर ही तो बन रहा है ना। मतलब चाहे वो होमोजीनियस मिक्सचर हो चाहे हेटेरोजीनियस हो, है तो मिक्सचर ही ना। अगर तुम सॉलिड मतलब शुगर या फिर साल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो तो भी कौन सा मिक्सचर है, मतलब एक मिक्सचर ही तो है ना।
हम जानते कि हाँ होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन रियल में क्या है, वो भी तो एक मिक्सचर है कि नहीं है, एक मिक्सचर ही है। यानी कि मिक्सचर ऑफ, एक क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ, क्या कह रहा है, कौन सा, इसमें शुगर, सेपरेशन ऑफ शुगर एंड वाटर इन द मिक्सचर, इन द मिक्सचर। किसी मिक्सचर में से हम क्या अलग करना, हमें वाटर को और शुगर को क्या करना है, अलग करना। तो इसके लिए सोचो तो हम सेपरेशन प्रोसेस क्या अपनाएंगे, सिंपल दिख रहा ना, इसमें क्या करेंगे, मतलब हमने अगर याद करो तो हमने स्टार्टिंग में भी सीख लिया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ एक टॉपिक है तो बताना ही पड़ रहा है कि शुगर और वाटर को हम सेपरेट करने, मान लो कि हमारे पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में क्या था, शुगर था और वाटर, शुगर और वाटर डिजॉल्व कर दिया गया। शुगर और वाटर डिजॉल्व हो जाएंगे ना, बोलो अच्छे से डिजॉल्व हो जाएंगे। शुगर है, ये वाटर समझ लो, ऐसे वाटर शुगर है इसमें। इस बीकर में दो चीज़ें हैं, एक क्या है, शुगर है और एक क्या है, वाटर। तो अगर शुगर वाटर का सोल्यूशन होता है तो उस सोल्यूशन को हम कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं, एक ट्रू सोल्यूशन। मतलब और ट्रू सोल्यूशन ऐसे होते हैं कि वो मतलब नॉर्मल दिखाई नहीं देते ना, एक तरह से नेक्ड आई कहते हैं ना, खुली आंख से हम देख नहीं पाते उसको, तो ये है ट्रू सोल्यूशन, एक तरह से नाम बता देते हैं, इसका ट्रू सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन। अब इसमें से हमें मान लो कंपोनेंट्स को अलग करना है, यानी कि शुगर और वाटर जैसे दो कंस्टिट्यूएंट को अलग करना है इस मिक्सचर में से, तो हम क्या करेंगे, बोलो क्या हम इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो फिल्टर पेपर है ना, इसको पकड़ नहीं पाएगा। ये फिल्टर पेपर समझते हो ना, फिल्टर पेपर एक तरह से पेपर से जिसमें मिलियंस ऑफ पोर्स बने रहते हैं, बहुत पतले पतले पोर्स बने रहते हैं। वो छोटे से भी मतलब जैसे थोड़ा सा भी अगर बड़ा कोई पार्टिकल्स है ना, उसको क्या फिल्टर पेपर मतलब वैसे नहीं, कागज से उसका, जैसे यार फिल्टर पेपर कहने का मतलब ये नहीं कि कागज से बना हुआ है, वो स्पेशल टाइप की चीज से बना होता है, यानी कि मेम्ब्रेन से, समझ रहे हो, पन्नी जैसे, उस चीज से बना होता है। एक तरह से वो फिल्टर पेपर मेम्ब्रेन की तरह होता है, पन्नी की तरह होता है, उसमें पोर्स बने, बहुत पतले पतले छिद्र होते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इस पूरी के पूरी बीकर को हम किस पर रख देंगे, सोचो बर्नर पे रख देंगे ना। देखो ये और देखो ये थोड़ा ध्यान देना, जिससे पूछेंगे बताएगा वो। ये क्या लगा जा रहा है इस पे, बर्नर, वो उल्टा कलर हो गया, चलो ये बर्नर लगा जा रहा है। तो बर्नर जब लगाएंगे तो यहाँ से कौन से पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, अज्यूम करो कि हवा इधर बह रही है तो वाटर ऐसे निकल रहा है, ये सब किसके वेपर निकल रहे हैं बाहर, वाटर वेपर ऐसे बाहर निकल रहा है। ओके, अब फिर हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, जैसे देखो ये वाटर वेपर, ये क्या बाहर निकल रहे हैं, इसको थोड़ा लिखते हैं यहाँ से, ये है वाटर वेपर, वाटर के वेपर ही तो बाहर निकल रहे हैं ना। अब नीचे भी बचा क्या है, शुगर बचा, शुगर नहीं जाएगा ना वेपर बन के, शुगर बचा। जब पूरा का पूरा वाटर निकल जाएगा तो यहाँ सिर्फ शुगर बचेगा ना, और हमें वाटर और शुगर दोनों को अलग करना था, इसलिए हमें फिर यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर फ्राई पैन में क्या रखना पड़ेगा, आइस रखना पड़ेगा। यह है फ्राई पैन और इसमें हमने क्या रख लिया है, आइस रख लिया। आइस किस तरह क्या करेगा, ये आइस इसको कोल्ड करेगा ना, ठंडा करेगा, और जैसे ठंडा, ये थोड़ा सा फ्राई पैन टेढ़ा करना पड़ेगा ना, टेढ़ा करेंगे तभी तो, नहीं तो इधर गिर जाएगा ये। हाँ बिल्कुल, फ्राई पैन लगाने का मतलब क्या है, ये चीज़ें। हाँ ये थोड़ा सा लिखने वाला, चलो ऐसा अज्यूम करो कि ये ठीक है, ये ऐसा, ये क्या है, आइस, आइस लगा दिया हमने। इस वाटर वेपर को यहाँ से हटाते, ये लिख लेते, ये क्या है, वाटर वेपर, वाटर वेपर। और वाटर वेपर करने के बाद तुरंत हम यहाँ फिर एक और बीकर लगा देंगे ना,
तो इस बीकर में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। यहाँ कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन के बाद यहाँ से जो वाटर वेपर थी वो एक तरह से छोटे छोटे ड्रॉप के रूप में यहाँ जमा हो जाएंगे ना, उसके बाद यहाँ से निकलते से गिरते रहेंगे, इसमें से बूंद के रूप में गिरते रहेंगे। ये क्या है, क्या हुआ, अरे अज्यूम कर लो, इतना समझ ही सकते हो। ये अब देखो ये क्या है, ये है वाटर। तो यहाँ पर देखो कौन कौन प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर ये कौन सा प्रोसेस है, वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन है। और यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन। तो यहाँ वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दो प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं। अच्छा जब इसको हम पूरा हीट कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ शुगर बचेगा ना, बेबी क्रिस्टल के फॉर्म में जमा रह जाएगा, और वहाँ पर वाटर है। तो हमने एक तरह से दोनों को अलग कर दिया ना इस प्रोसेस में। ओके, और कुछ चीज़ बताओ जो सॉलिड से हम लिक्विड को अलग कर रहे हैं। सॉलिड को लिक्विड से अलग कर रहा है, मतलब एक ऐसे, मतलब सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, उस दोनों मिक्सचर में को हमें अलग करना है। तो मतलब जैसे हमने ये किया वैसे दूसरा एग्जाम्पल किसका हो सकता है। हाँ ये भी कहना है, इस बार एल्कोहल को मिला लेते हैं, चलो ये भी से सेपरेशन ऑफ साल्ट एंड एल्कोहल द मिक्सचर, फ्रॉम द मिक्सचर इन द मिक्सचर, किसी मिक्सचर से निकाला जा रहा है क्या, एल्कोहल और सॉल्ट। तो ये भी इसमें सेम ही प्रोसेस अपनाएंगे ना। बोलो जो प्रोसेस हम इसके लिए अपना रहे सेम वही प्रोसेस हम इसके लिए भी अपनाएंगे। क्या बात, अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ बात सही, ठीक 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 ठीक, मिस्टेक, ठीक ठीक ठीक, मतलब ऐसा हो सकता है ये भी मिला हुआ है ना। तो ये पहली बात क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा ना उसमें, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। अरे अच्छी बात, टीचर्स को ज़्यादा खुशी होती है कि उसके बच्चे जब ज़्यादा चालाक हो जाते हैं ना, उससे अगर चालाक हो गए तो समझ लो कि हाँ पढ़ रहे हैं कुछ। उससे चालाक होने का मतलब ये तो भूल चुकी थी तब बता दिए इसमें क्या क्या है, अल्कोहल और क्या है, साल्ट। इसको अगर क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लगाएंगे ना, यानी कौन सा प्रोसेस उस कहते हैं, फिल्ट्रेशन में हम एक फिल्टर पेपर लगाते हैं, फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर से हम इसको, आइए सर, आइए आइए, व्हाइट शर्ट पहन के आए हैं आज। किसका प्रतीक है, सामने को संपूर्ण बस यहाँ देखो एलियन का साल्ट है। और ये क्या है, यहाँ देखो श्रेयस, वहां ध्यान दो, तुम बताओ ब्लैक कब पहनते हैं, मुस्लिम में चोरी करते एलियन। ये क्या है, ये है अल्कोहल। अच्छा इसको अलग करना आसान है ना जी। और ये क्या है, अच्छा ये तो साल्ट है, ये मतलब तो सबसे आसान है जी कि अगर आपके पास अल्कोहल और साल्ट का मिक्सचर है तो सिंपल क्या लगाओगे, सिंपल फिल्टर पेपर लगा दो, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे ना। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस काम में आया है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, छापो, नोट करिए, बनाइए। देखो सुनो, इसका यूजेस देखो क्या है। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेली अपने घरों में चाय बनाते हैं, अरे नहीं बनता तो मान लो बनता होगा बस।
नहीं बनता तो कोई बात नहीं, शांत रहो, बातें करोगे तो हमें अच्छे से बता पाएंगे ना। हाँ इसी से चाय सिम गिराया जा रहा है, समझ पा रही है? बस ज़्यादा कमेंट्री नहीं है, जो भी है बस समझो उसे। सुनो सर, जब यहाँ से चाय बनाते हो देखोगे तो यहाँ कुछ मटेरियल यहाँ पड़ा रह जाता ना, मतलब जो भी हम चीज़ें, जो भी टी लीव्स हैं, जो भी हम मटेरियल इसमें डालते हैं, इलायची वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो रुकने के बाद नीचे का एकदम फ्रेश ऐसी टी अंदर आती है ना ऐसे। तो एक तरह से ये इस चाय छन्नी को हम क्या बोलते हैं? नहीं, यह है चाय छन्नी। हाँ, स्ट्रेनिंग बोलते हैं, टी स्ट्रेनिंग मतलब चाय छन्नी बोलते हैं, टी स्ट्रेनिंग चाय छन्नी बोलते हैं, यहाँ से आता। और इसमें जो इसके अंदर जो ऊपर ऐसे नहीं चाय पत्ती होती है, वो टी लीफ बोलते हैं उसे, चाय पत्ती टी लीव्स बोलते हैं। जो भी चीज़ें इसमें मिलाई गई होंगी, हाँ हाँ बस बस प्लस ATC कर लो, जो भी चीज़ें। अब चाय में तुम्हारे बड़ी बड़ी क्या मिला रहे हो। और यहाँ पर जो ये आता है इसको जानते हो क्या बोलते हैं? देखो अच्छा बताओ, ये जो टी स्ट्रेनिंग है वो एक तरह से किसकी तरह काम कर रहा है? ये फिल्टर पेपर की तरह काम कर रहा है ना। तो यहाँ जो ये टी है, प्योर टी आ रहा है, इस टी को हम जानते हो क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। जो भी चीज़ें फिल्टर पेपर से निकल जाती है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो चीज़ें नहीं निकलती हैं उससे हम देखो क्या बोलते हैं? रेसिड्यू बोलते हैं, DUE, रेसिड्यू बोलते हैं सर। जो चीज़ें फिल्टर पेपर यानी कि टी स्ट्रेनिंग से बाहर निकल, ऐसे वो जरूरी नहीं कि इसी से चाय छन्नी से ही हो, जो भी चीज़ें अगर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो जो चीज़ें फिल्ट्रेट नहीं होती हैं, जो चीज़ें फिल्ट्रेट नहीं होती यानी कि वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाती हैं, उसको हम रेसिड बोलते हैं। और जो चीज़ें फिल्टर के निकल जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। तो यहाँ पर जो टी लीव्स है, जिंजर है, जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब क्या है? रेसिड है। और जो टी है वो हमारा क्या हो रहा है? फिल्ट्रेट। तो यहाँ भी एक तरीके से क्या है, जो आखिर यहाँ जो चाय बन रही थी, इस चाय में क्या है एक तरीके से सोचो तो, इस चाय में एक तरह से ये लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर ही तो था, हमने अलग कर लिया। अब सेम देखो, अब इसी को एक तरह से ये जो लिक्विड और सॉलिड का प्रोसेस है ना, ये हम शहरों में बहुत मेजर लेवल पर किया जाता है। जैसे नहीं होता कि शहरों में, बताओ शहरों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ जो वाटर लेवल होता है ना, वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, इसी वजह से वहाँ नल में पानी नहीं आ पाता। तो वहाँ के लिए हम क्या करते हैं? पानी के लिए एक अलग व्यवस्था करते हैं। वहाँ से नदी के पानी को हम प्यूरीफाई करके पीने के पानी में लाते हैं। समझ पा रहे हो? नदी हो चाहे नाला हो चाहे जहाँ का पानी हो, उस पानी को हम प्यूरीफाई करके पीने के पानी में लाते हैं। अब वो समझते हैं कि कैसे वो करते हैं हम एक्चुअल में। मान लो कि तुम फ्यूचर में इंजीनियर बनोगे तो कैसे उसको करोगे, मतलब कैसे उस प्रॉब्लम से निकलोगे। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा फिगर चिपकाओ, ये वाला जल्दी बनाओ ये वाला फिगर बनाओ, चाय वाला, दिमाग में याद रहेगा ना जी, चाय छन्नी वाला। ये जल्दी नोट करो, ज़्यादा प्रो मत बनो। बन जाएगा आदित्य। देखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ, शांत रहो, प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर फॉर द हेल्प ऑफ सिटी पीपल कर लेते हैं, सिटी पीपल
शहर के लोगों की हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, वाटर की प्यूरिफिकेशन करना हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा इसके लिए सबसे पहले तो रिवर का होना ज़रूरी है ना, किसी शहर के बगल में रिवर होना ज़रूरी है। तो ये अज्यूम कर लो कि ये है रिवर, बातें नहीं, ये देखो ये क्या है, रिवर, नदी है। ओके, तुम्हारे पास इसके लिए 4 टैंक होने चाहिए। कितने टैंक? देखो मेरे ख्याल से चारों टैंक आएंगे नहीं, ये मिटा दीजिए वाला। तो कब का नोट कर लिया। अब एक अच्छा सा रिवर बनाते हैं यहाँ पे। रिवर समझते हो? रिवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, ये दिनेश, रिवर नदी क्या है तुम्हारी लैंग्वेज में? नदिया है, वाह। इसके लिए 4 टैंक होना चाहिए हमारे पास। शांत रहो, यहाँ देखो 4 टैंक होना चाहिए। हो नहीं पाएगा क्या जी 4 टैंक? थोड़ा छोटा बनाते, इतना बड़ा नहीं, फिर भी बड़ा बन जा रहा। थोड़ा पास बनाते हैं। नहीं फूट रहा है बोलो। मतलब क्या बताया जाए, एकदम जानवरों की तरह एकदम नहीं अखड़ना है हमें, वो चीज़ है। बड़े महान बड़े हुए। सुनो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं देखो मान लो कि कोई शहर है, उस शहर में हमें पानी पहुंचाना है, वहाँ पानी, मान लो ये सिटी है, इस यहाँ हमें पानी पहुंचाना, एकदम प्योरीफाई पानी पहुंचाना। पानी इसके पास नहीं, इस शहर के पास बिल्कुल पानी नहीं है। क्या नहीं, जैसे सुनो, ये थोड़ी मतलब अज्यूम कर लो उतना बड़ा है। हाँ सुनो, देखो ये पहली बात तो यहाँ बताओ कि यहाँ तो कुछ हम एक तरह से जाल टाइप लगाएंगे ना, तो इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ सब आ जाएंगी इसमें। चलो उल्टा दिमाग लगाओ। उसके बाद ये यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, ये पानी से जा रहा, इस पे एक तरह से क्या है, एक तरह से हम यहाँ पंप लगा रहे हैं। ये पंप क्या करेगा, ये पंप पानी यहाँ पहुंचाएगा। देखो ये पानी को यहाँ पहुंचा दिया। तो हमने देखो पहले ही क्या किया, यानी कि पहले यहाँ से हमने एक तरह से यहाँ फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस लगा दिया ना, हमने यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगा दिया ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी तरह से डायरेक्टली एक तरह से कह लो जो ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि साइज में जो ज़्यादा बड़े हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम वाटर से रिमूव कर देंगे यहीं पर। तो पहला फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो यहीं स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम इसको लेकर आए पंप में। अब पंप क्या करें, इसको पंपिंग करके दूसरे कंटेनर में डाल रहा। देखो अब यहाँ से ये पानी ऐसे आया ना, दूसरे कंटेनर में जाएगा, ऐसे इस कंटेनर में जा रहा, इस कंटेनर में पानी आया। हमने देखो जो बाहर फिल्टर पेपर लगा था ना, वो जो हमने फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस में एक फिल्टर मैंने लगा था यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ऐसा थोड़ी कि छोटी छोटी पार्टिकल्स को भी, भाई हमें पीने के लिए पानी यूज करना ना, तो उसमें बिल्कुल इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। उस इम्प्योरिटी में यानी कि यहाँ पर अगर कुछ दिन तक छोड़ देंगे ये, तो यहाँ पे जितने भी अगर वेस्ट मटेरियल हो यहाँ जमा हो जाएंगे ना धीरे धीरे। इसको हम बोलते हैं, इस टैंक को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। चारों टैंक का नाम ही लिख देते हैं। उसके बाद इस टैंक को बोलते हैं लोडिंग टैंक, इस टैंक को बोलते हैं
फिल्ट्रेशन टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक, और इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन टैंक, क्लोरीनेशन टैंक। देखो कुछ कुछ नाम से कन्फर्म होगा। यहाँ सेडिमेंटेशन टैंक है, मतलब यहाँ हम कुछ दिन तक, कुछ देर तक छोड़ेंगे तो ये जो ये क्या है एक तरीके से, यहाँ एक तरह से इम्प्योरिटी है ना, इम्प्योर सब्सटेंस कह लो, ये इम्प्योर सब्सटेंस यहाँ एक तरह से इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब एक तरह से डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ तो सबसे बड़े पार्टिकल, सबसे बड़े सॉलिड को हमने बाहर निकाल दिया था, फिर ऐसे धीरे हमने पंप करके यहाँ पर लाया, इस सेडिमेंटेशन टैंक में लाया। अब ये क्या कर रहा है, ये उससे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे उसको क्या होंगे, यहाँ पर जमा हो जाएंगे। तो यहाँ से ऊपर से हम क्या करेंगे, ये इनको हम दूसरे टैंक्स में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ से ऐसे जूम करो, ये अब पानी यहाँ से क्या हो रहा है, इस टैंक में आ रहा है। ओके, इस टैंक में पानी भरते हैं। देखो एक तरह से यहाँ जो इम्प्योर सब्सटेंस थे वो कुछ बड़े थे, उनको हमने यहाँ अलग कर लिया, लेकिन हम बार बार कर रहे हैं ना कि हमें इस पानी को क्या करना, पीना है ना, इस वजह से इसको हम जितना हो सके उतना हम इम्प्योरिटी को निकालेंगे, मतलब टोटली हम इम्प्योरिटी को निकालेंगे। अब यहाँ उससे देखो ये लोडिंग टैंक में ना, इसमें जितना टाइम रखते हैं उससे ज़्यादा टाइम हम इसमें रखते हैं पानी को। अब ये पानी में 3 तरह की लेयर बन जाती है। एक होती है जो सबसे बड़ी होती है, इसमें पार्टिकल्स ना थोड़े बड़े होते हैं, इसमें जो इम्प्योरिटी होती है जैसे ये बड़े होते हैं, और इसकी ऊपर वाली लेयर में उससे छोटे होंगे ना, तो ये कुछ छोटे छोटे पार्टिकल होंगे इसमें। इसमें कुछ छोटे पार्टिकल होंगे, और इसके बाद ये वाला, इसमें बिल्कुल एकदम बहुत कम, बहुत एकदम हल्के पार्टिकल्स होंगे। समझ पा रहा हूँ? यहाँ एक तरह से देखो तो इम्प्योरिटी की 3 लेयर बन जा रही है ना। देखो यहाँ दिखाने मतलब यहाँ भी वही चीज़ें बनेंगी, लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये चीज़ें। तो यहाँ इम्प्योरिटी बन रही है, मतलब इसी तीनों चीज़ को हमें अलग करना है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये वाटर मतलब यहाँ से यहाँ आ गया ना, अब यहाँ में इसको अलग करना, देखो इन तीनों को हमें अलग करना है। यहाँ से अलग करने का मतलब यहाँ एक अच्छा से क्या लगा दो, एक फिल्टर पेपर लगा दो यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि वो फिल्टर पेपर कहने का मतलब कह रहे हैं हम, सिर्फ उससे हाई पावर का फिल्टर, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पोर्स होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। वैसे ही टैंक है तो बहुत तेज़ी से प्यूरिफाई करेगा। यहाँ लगा दिए, और देखो एक तरह से देखो तो ये अच्छा बताओ, पानी के वाटर के मालिक्यूल्स बड़े होंगे कि जो ये मटेरियल है इम्प्योरिटी इसके मालिक्यूल्स बढ़ेंगे, इस इम्प्योरिटी के मालिक्यूल्स बड़े होंगे ना, इसके मालिक्यूल्स बड़े हैं, इसके मालिक्यूल्स छोटे हैं। तो वाटर क्या होगा, वाटर इसमें से इसे छन करके हमने जब हमने यहाँ पाइप को नीचे से यहाँ होल किया है, मतलब इसमें से इसमें जाने के लिए किया है। सोचो हमने इसमें से इसमें जाने के लिए किया है, तो यहाँ पर क्या होंगे, यानी कि ये तरह से ये सोचो तो ये एक तरह से फिल्टर की तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे। वाटर के जो मालिक्यूल्स होंगे इसके अंदर से अंदर से हल्के घुस करके एक तरह से यहाँ आना पड़ेगा ना इन सबको। सोचो एक मिनट, देखो ये थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं इसको, ये ऐसे। तो इसमें से आखिर इस दोनों लेयर से गुजर के ही तो आना पड़ेगा ना इन सभी वाटर के मालिक्यूल्स को। तो एक तरह से ये किसकी तरह काम करेंगे, एक फिल्टर लेयर की तरह काम करेंगे, नहीं करेंगे। सोचो क्या, नहीं यहाँ हमने यहाँ क्या लगा दिया, हमने हल्का फिल्टर पेपर लगा दिया। समझ पा रहे हो, फिल्टर पेपर लगा दिया और ये खुद फिल्टर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ से जो पानी आएगा वो पानी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। उसके बाद अब ये पानी यहाँ तक पूरा ये मान लो भर गया, यानी कि फिल्ट्रेशन टैंक मतलब क्या है कि ये टैंक बिल्कुल इसमें पानी जो एकदम बिल्कुल फिल्टर करके आ रहा है। अब फिल्टर करने के बाद भी इसमें कुछ जम्स जैसे बैक्टीरियाज कीटाणु होंगे कि नहीं, इसमें बोलो कुछ जम्स बैक्टीरियाज होंगे जो हमारे लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए ये काम करेगा, ये वाला टैंक, यानी कि क्लोरीनेशन। क्लोरीन गैस होती है ना, क्लोरीन गैस जर्म्स को मारती है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना उन सबको मारती है ये। तो अब इसमें आ गया ये, अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, इसमें हम क्लोरीन गैस मिलाएंगे, ऐसे है ये। तो हम यहाँ से क्लोरीन गैस की बबल्स डालेंगे इसमें, ये ऐसे पाइप हमने नीचे लगा दिया ऐसे ये, और हमने इसमें क्या फ्लो करवा रहे हैं, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस हम इसमें लगा रहे हैं, क्लोरीन गैस इसके अंदर जा रहा है। अब क्लोरीन गैस क्या करता है, जितने भी जर्म्स बैक्टीरियाज होते हैं उस सबको क्या करता है, ये किल कर देता है। तो बाकी अभी हमारे पास जो वाटर, वो कैसा वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर है ना। अब इस प्योर वाटर को हम फिर पंप, इसकी पंपिंग करते हैं, इसको भी, इसको लेकर आते फिर पंप इंजन के पास। अब ये क्या करेगा, वाटर को पंप करेगा ना, और पंप करके जो नहीं, देखो कि बड़े बड़े ऐसे पानी के टैंक बना देते हैं ना, ऐसे ऐसे देखोगे ना, ऐसे पिलर्स लगे होते हैं, खूब बड़ा सा टैंक होता है इसी पे ये। तो इस पानी को इस टैंक में पहुंचाते हैं ये सब, इसको एक तरह से सोचो तो ये पंप से यहाँ पहुंचा दिए। देखो ये ऐसे पानी जाएगा ऐसे जाकर के इसमें आ जाएगा वाटर टैंक में। ये क्या है, वाटर टैंक, वाटर टैंक। और वाटर टैंक में ये क्या है, ये एक तरह से पंप कर रहा है। बहुत टाइम लगता है, कई दिनों का टाइम, मतलब यहाँ से जो पानी यहाँ रहता है ना, उस पानी को यहाँ से यहाँ तक जाने में 2-3 दिनों का टाइम लग जाता होगा। तो ये एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद चलता रहेगा ना, ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्या हाँ, वही यहाँ भी रुकना है, यहाँ भी रुकना है, मतलब ऐसे रुकते हो जाएगा ना। तो एक बार तो कुछ टाइम लग गया, उसके बाद तो टाइम नहीं लगने वाला ना, बराबर यहाँ से पानी आता रहेगा, बराबर निकलता रहेगा, बराबर आता रहेगा, बराबर निकलता रहेगा, मुँह से रहे, समझ पा रहे हो ये। तो अब यहाँ पर ये जो वाटर है बिल्कुल क्या है, एक तरह से भाई हमारी नज़र में तो ही प्योर वाटर है, क्योंकि हमने सभी तरह से फिल्टर कर दिया इसे। लेकिन उतना प्योर कह लो तो नहीं होता जितना प्योर हम घरों में करते, लेकिन हाँ प्योर होता है बिल्कुल, क्योंकि हमने जितने भी इसमें सोचो, जितने भी इम्प्योरिटी से सब हमने इम्प्योरिटी को बाहर निकाल दिया, हमने जितने उसमें जम्स, उस जम्स को भी हमने मार दिया, यानी कि अच्छे हुए ना। लेकिन ये अगर दिखा रहा तो थोड़ा इसके साइड इफेक्ट क्या है कि इसमें हमने क्लोरीन गैस मिला रहे हैं ना, और क्लोरीन गैस खतरनाक होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो अगर मान लो कि ऐसा मिला रहे तो कुछ तो इसमें गैस के पार्टिकल्स होंगे, मिल जाते होंगे, नहीं मिल जाते होंगे इस वाटर में, तो वही गैस के पार्टिकल्स आते हैं हमारे पास में जाते हैं, और कुछ नहीं है। तो ये अब ये वाटर टैंक भी मिलेगा, फिर वाटर टैंक से टोटी लगा दो, चाहे हम जहाँ तुम्हें बेचना है, इसको सिटी में लगा देते हैं, शहर में पानी पहुँच रहा है। तो समझ रहा ना, ये पूरी सी फैक्ट्री लगी होती है, ये पूरी फैक्ट्री क्या करती है, पानी को प्योरिटी बनाती है। तो क्या डिपेंड करता है, वहाँ पर सरकारी होता है, नहीं प्राइवेट वाली कोई कंपनी बना रही तो पूरी जहाँ जहाँ प्रोवाइड करवाएगी वहाँ सबसे पैसा लगी, और सरकारी रहेगी तो फिर बांट देंगे, डिपेंड उस पर करेगा, समझ रहे हो ना। तो मेरे ख्याल से कोई क्या समुद्र में नहीं, कहाँ समुद्र में होता, हाँ उसका पानी तो इवेपोरेशन से होता है जी, उसमें सिंपल भाई समुद्र के पानी में क्या है, इसको हमने यहाँ से फिल्टर करके छान लिया, बाकी उसमें क्या है, आखिर किसी भी चीज़ को तुम हीट कर रहे हो वहाँ उस देखो समुद्र के पानी को, अच्छा हमारे पास जब पानी नदी का पानी, नदियों का पानी है तो हम समुद्र का पानी क्यों यूज करेंगे। और अगर मान लो करते भी है तो सिंपल है, समुद्र में क्या है जी, साल्ट और वाटर, तो ये तो दो चीज़ें है ना, बाकी जो इम्प्योरिटी मिली है तो यहाँ से कर करके ऐसे तुम इम्प्योरिटी ला दे, फिर कहीं पर इवेपोरेशन, कोई एक और एक्स्ट्रा में टैंक लगाना पड़ेगा, उस टैंक में क्या लगा दो, इवेपोरेशन लगा दो, यहाँ टेम्परेचर देंगे, जितने साल्ट रहेंगे साल्ट सब निकल जाएंगे, बाकी वाटर वेपर क्या होगा ऊपर होगा, उसको हम कंडेंसेशन से कोल्ड कर लेंगे, बाकी उसको लाते रहेंगे आगे, बस हो जाएगा। तो चाहे समुद्र का पानी निकालना चाहो तो मतलब समुद्र वाला पानी समझ रहे हो ना कैसे करेंगे भाई। इस नॉर्मल वाटर में, नदी के पानी में और समुद्र के पानी में क्या फर्क है भाई, इसमें भी तो वेस्ट मटेरियल है, उसमें भी वेस्ट मटेरियल होगा, बस उसमें साल्ट होगा, उसमें साल्ट के लिए भी हम एक और अलग से टैंक लगा दो, उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस लगा दो, मतलब उसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस लगा दो, यानी इवेपोरेट होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर वाटर बन जाएगा, फिर आगे पहुंचाते रहो, समझ पा रहे हो, पूछ रहे। तो मेरे ख्याल से कोई क्रिटिकल केस नहीं इसमें समझने वाला, समझ रहे हो ना, सिंपली बना लो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी शहर में पानी को पहुंचाते हैं, नोट करिए। अब देखो ये जरूरी नहीं कि नदी का पानी हो, चाहे जैसा पानी हो, आखिर सब पानी को तुम यहाँ से अलग कर सकते हो, लेकिन जनरली मानो तो किसका पानी है, नदी का ही पानी है।
देखो अब सीखेंगे सेपरेशन ऑफ एक तरह से इक्वल वाटर, अल्कोहल एंड साल्ट इन अ मिक्सचर। मतलब एक मिक्सचर से हमें क्या निकालना है, साल्ट, अल्कोहल एंड वाटर। मान लो तीनों मिले हुए हैं, हालांकि साल्ट मिला देंगे तो थोड़ा सा वो क्या बन जाएगा वो लेकिन सॉल्ट में लिक्विड रहेगा ना। हाँ सही तो है। तो इसमें देखो सेपरेशन कैसे करेंगे, देखो इसके लिए ना मुझे एक मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, एक मैकेनिज्म इस तरह से बनाना पड़ता है कि अच्छा वाटर और अल्कोहल को कैसे, वाटर अल्कोहल साल्ट कैसे अलग करोगे। हमने एक अलग करने का प्रोसेस देखा था ना, अगर आज पूरी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये जो वाटर साल्ट है वो किसमें, साल्ट अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होता, इस वजह से फिल्ट्रेशन से हम इसको अलग कर लेंगे। बाकी जो अल्कोहल बचेगा और साल्ट वाटर बचेगा इसको हम क्या करेंगे, मतलब इवेपोरेट कर देंगे ना, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। ये 78 होता है और ये 100 होता है, तो 78 पर ही क्या हो रहा है, निकल जाएगा ना। क्या बहुत ज़्यादा, उसी के लिए ना हम यहाँ देखो एक और उसी के लिए मैकेनिज्म बनाना पड़ता है कि जिससे ये सब चीज़ें मतलब ये दिक्कत ना हो। कि अच्छा लिखो, एक बात सोचो, वाटर क्या 100 डिग्री पर ही इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, उसके पहले भी होता है ना। तो क्या कोई क्या ऐसा हो सकता है कि 78 डिग्री पर भी ये इसमें वाटर मिल जाए, बिल्कुल हो सकता है ना भाई। 78 डिग्री उससे कम टेम्परेचर पर भी वाटर वेपर में चेंज होता है भाई, इवेपोरेशन तो अभी तो कहते हैं ना। इसका मतलब है कि जो तुम अल्कोहल उससे बना रहे थे वो क्या है, उसमें वाटर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन हाँ वो थ्योरेटिकली कहना तो पॉसिबल है, लेकिन आसानी होने वाला। उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, उसके लिए मतलब इसको अच्छे से अलग करने के लिए तीनों को ना हम एक अलग मैकेनिज्म बनाते हैं। ध्यान से देखो, यह है एक अज्यूम कर लो, इस बार बीकर थोड़ा ना अजीब टाइप से बनेगा, ये कुछ इस टाइप से। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ते हैं, भी समझाएंगे क्या होता है ये। इसमें पहले बीकर लगाते हैं, आज खत्म हो जाना चाहिए। मेरे लिक्विड वाला बचा है, गैस वाला बचा है, नहीं दोनों बचा हुआ है। देखो ये हम बर्नर से इसको हिट दे रहे हैं जी। और इसमें क्या क्या मिला हुआ है, 3 चीज़ें मिली हुई है ना। इसमें है वाटर, अल्कोहल और क्या है, साल्ट। 3 चीज़ें मिली हुई। हाँ कॉमन साल्ट वही NaCl वाला वो क्या, तो उससे क्या, हम मिक्सर ही तो है। साल्ट वाला यार, साल्ट अल्कोहल में कैसे मिलेगा। हाँ क्या, अच्छा एक बार बताओ, ये तीनों को एक साथ मिलाएंगे। मान लो कि हमने इस वाटर को मिला दिया, और पहले वाटर और अल्कोहल को हमने मिलाया, उसके बाद साल्ट मिला दिया, तब कैसे बाहर निकलेगा, नहीं होगा। तो तुम्हारी परेशानी के लिए हम इसको निकाल ही देते हैं जी, चलो इसको ही अलग करना है, लेकिन साल्ट रहेगा अच्छा लगता है जी। सुनो, चाहे मिक्स हो चाहे ना हो मिक्स, हम ये करें कि बस ये है इसमें डाल रहे हैं, अभी तीनों को अलग करेगा क्या। स्टार्टिंग वाले में हमने क्या किया, स्टार्टिंग वाले में तीनों को लिया था ना, तो वो जैसे ये कंडीशन है कि अगर मान लो कि तुम वाटर को साल्ट में पहले से ही डिजॉल्व कर दियो, और डिजॉल्व करने के बाद तब क्या मिला रहे हो, तब नहीं, तब मतलब तीनों मिक्स हो जाएंगे। या फिर वाटर क्या, यहाँ तीनों अलग अलग है जी, अलग अलग। पहले हमने अल्कोहल मिलाया, फिर साल्ट मिलाया, फिर वाटर मिला रहा है, इस तरह से कर रहा है। मतलब कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा जी। सुनो, जैसे ज़्यादा डीप में जाएंगे, देखो ये है वाटर। अब वाटर क्या करेगा, वाटर के अंदर ये साल्ट भी डिजॉल्व हो जाएगा, अल्कोहल भी डिजॉल्व हो जाएगा ना, तो दोनों डिजॉल्व होंगे। तो मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर जैसे 10 एज्यूम कर लो, ऐसा 10 ग्राम तुम साल्ट डालोगे तो वहाँ लगभग 3-4 ग्राम 5 ग्राम साल्ट बच जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जगह आखिर अल्कोहल भी तो तुम मिला रहे हो ना। वो डिपेंड करेगा कि अल्कोहल के मालिक्यूल्स पर कि अल्कोहल कितना मिला हो। तो हम ऐसा अल्कोहल को ज़्यादा मिला दे रहे हैं और साल्ट को भी ज़्यादा मिलाएंगे, तभी वाटर अच्छे से दोनों को नहीं डिसॉल्व कर पाएंगे ना। मतलब कुछ पार्ट दोनों को पार्सली दोनों को डिसॉल्व करेगा, समझ पा रहे हो। अब देखो ये है
अब इसमें देखो ऐसा उम्र यहाँ तक है, ये ऐसे काटन इसके ऊपर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम तीन तरह से ना, तीन तरह से, एक तरह से बर्नर यहाँ पर लगाएंगे। बर्नर समझते हो ना, से एक मतलब इधर से ऐसे आग दे रहा है, ऐसे आग फेंक रहा है, समझ रहे हो, इधर से हम इसको हीट दे रहे हैं। हम दो जगह हम दो तरीके से हीट देंगे। ये यहाँ हीट दे रहा है और यहाँ हीट दे रहा है। देखो मेरे ख्याल से ना इसको इधर से हीट देना चाहिए। देखो इधर से हीट दे रहा है, हाँ, लेकिन इधर का जो हीट होगा ना वो मेजरेबल होगा, पूरा अच्छे से मेजर करके हीट देंगे। जैसे मान लो स्टार्टिंग यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है, और ये 78 डिग्री किसका है, अल्कोहल का। हमने देखो यानी कि इतने पार्ट पर, सुनो, इतने पार्ट पर कौन टेम्परेचर है, इतने पार्ट पर 100 डिग्री है, और इतने पार्ट पर क्या है, हमने इसमें कुछ मार्बल्स के टुकड़े डाल दिए। मतलब एक सर हमने यहाँ पर कोई ऐसे समझ लो कि हमने एक रिंग ऐसे जाली लगा करके, मतलब एक तरह से वो ऑरेंज स्ट्रेनिंग लगा दिया जी। ऐसे नहीं, जो नहीं होती है लोहे की छन्नी होती है जी, उसी को हमने यहाँ लगा दिया ताकि ये चीज़ें नीचे ना गिर पाएँ। तो यहाँ पर हमने इसमें इसके बीच में हमने क्या डाल दिया, ऐसे मार्बल्स के कुछ टुकड़े ऐसे डाल दिए, सिर्फ ग्लास के टुकड़े हैं, ऐसे समझ लो। ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इस पूरा भर ही दो जी, ये पूरा भर दो इससे। जैसे ग्लास के टुकड़े डालोगे तो इसके बीच में जगह है कि नहीं है, तो वेपर आराम से उड़ जाएंगे ना इसमें से। अब देखो वेपर उड़ने का प्रोसेस क्या है। अब यहाँ से हम एक ऐसे पाइप निकाल देंगे, जैसे यहाँ से एक पाइप निकाल देंगे, यही देखना मेन चीज़ है। अभी यहाँ से हमने एक ऐसे कोई टैंक बना लेंगे, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगे, और यहाँ पर एक और टैंक बना लेते हैं इसमें। अब इक्का मिला दोगे तो फायदा क्या रहेगा, बोलो, हमें अलग करना है ना सबको। बातें करेगी दीदी, हाँ देखो सुनो, यहाँ पर इस यहाँ का टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, 78 डिग्री सेल्सियस है। एक बात बताओ, जब यहाँ से इसको हीट देंगे, हमने कुछ खूब ज़्यादा हीट दे रहा है, हमने माना कि बहुत ज़्यादा, इसको हमने 120 150 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर दे रहे हैं, 150 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर दे रहे हैं। अब जब इससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो यहाँ से वाटर और एल्कोहल दोनों के वेपर्स क्या उड़ना शुरू हो जाएंगे ना, ये दोनों के वेपर्स यहाँ उड़ रहे हैं, ऐसे दोनों के वेपर्स इसमें जा रहे हैं। ऐसा जूम करो कि दोनों के वेपर्स ऐसे जा रहा है। अच्छा, इस पॉइंट, इस जगह का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री। इस जगह का टेम्परेचर 100 है, इसके ऊपर का टेम्परेचर क्या है, 78 डिग्री। तो क्या ये जैसे, सुनो, जैसे ये वाटर की, सुनो, वाटर के अगर वेपर यहाँ से नीचे से ऊपर गए, अब ऊपर नीचे से तो ऊपर चले आएंगे, लेकिन क्या फिर ऊपर से फिर नीचे आ पाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। ऊपर गए, अब ऊपर टेम्परेचर 78 डिग्री है, तुरंत क्या होगा, नीचे चलाएंगे नहीं चलाएंगे। एक तरह से कंडेंसेशन, यानी कि इनको तो टेम्परेचर चाहिए, इनको एक तरह से टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस वेपर बनने के लिए। अब 100 से नीचे हो गए, ये कहाँ चलाएंगे, नीचे चलाएंगे। तो अब बार मतलब जैसे थोड़ा सा ऊपर गए, अगर ये टेम्परेचर नहीं पर, मतलब कुछ वाटर वेपर ऊपर चले गए, तो अब 100 से कम है तो तुरंत नीचे चलाएंगे, क्योंकि आखिर वो वेपर कब बनेंगे, 100 के ऊपर आएंगे तब अच्छे से वेपर बन पाएंगे ना। तो उसी में ऐसे मतलब नीचे से पड़े रहता है ये, तो धीरे धीरे क्या होती है, रिश्ते रिश्ते यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से फिर इस तरह से क्या हो जाता है, ये वाटर वेपर जितने होते हैं से बाहर निकल के चले जाते हैं, इसमें वाटर कलेक्ट हो रहा है। अब ये इस रास्ते से एल्कोहल भी तो जाएगा, तो एल्कोहल बताओ 100 पर क्या करेगा, उसका तो बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस ही है। जब उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, वो तो और तेजी से भाग जाएगा यहाँ से ना, सोचो, और तेजी से ऊपर जाएगा। अब यहाँ उसका टेम्परेचर है 78 डिग्री सेल्सियस, फिर इसके ऊपर का टेम्परेचर अज्यूम कर लो कि हमने बहुत कम कर दिया, हमने 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब 20 डिग्री कर दिया तो फिर नीचे आ जाएंगे ना, अब फिर ये नीचे आएंगे तो फिर क्या होंगे, ये इस रास्ते से निकलना शुरू कर देंगे। ये तो इस रास्ते से क्या जमा हो जाएगा यहाँ पर, अल्कोहल। क्या
कौन अल्कोहल, जैसे कि ऊपर नीचे से ऊपर गए, ऊपर का हमने टेम्परेचर मान लो कि 20 कर दिया, देखो यहाँ पर बना दो, इसका टेम्परेचर अज्यूम करो कि हमने 20 कर दिया, यहाँ पे 20 डिग्री कर दिया, यहाँ पर ऊपर हमने कॉटन लगा दिया। अब जो 20 डिग्री करोगे तो 20 डिग्री और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या 70 डिग्री है, तो 20 से जब 20 तो बहुत कम है ना इससे, तो तुरंत नीचे आ जाएगा ना, ये तुरंत नीचे आएगा, तो फिर ग्लास में जो हमने मार्बल्स रखे हैं इसमें ना, तो इसमें फंस जाएंगे, फिर धीरे धीरे रिश्ते इसमें चलाएंगे ऐसे। क्या तो ऐसे ही उड़ा फिर नीचे, तो अब जा मतलब इसी बना रहेगा ना, ऊपर जा भी नहीं सकता, ऊपर टेम्परेचर लो है, जैसे टेम्परेचर लो होगा तुरंत कंडेंसेशन के फॉर्म में फिर लिक्विड बन जाएगा ना, यहाँ से जैसे यहाँ वेपर बना फिर लिक्विड आ जाएगा, तो आखिर वेपर जाएंगे कहाँ एक्चुअल में, इसी में तो जाएंगे, इसी में जाएंगे, तो लास्ट में इसी में आएंगे। सोच पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, कन्फ्यूजन थोड़ा सा, कन्फ्यूजन किस बात के बताओ मुझे। देखो यहाँ से 100 से बाहर निकले, अब जैसे सुनो 100 से ऊपर जैसे गए, अब इसका टेम्परेचर मान लो यहाँ पर 70 ये 78 यहाँ का ना, मान लो यहाँ का डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर यहाँ का कम, तुरंत ये क्या हो जाएंगे कंडेंसेट हो जाएंगे ना। अब कंडेंसेट होंगे फिर क्या होंगे, नीचे आएंगे, फिर यहाँ का टेम्परेचर 100 है, फिर कंडेंसेट होंगे तो ऊपर जाएंगे, तो ये प्रोसेस बार बार से चलता रहा ना, तो बार बार चलता रहेगा, तो फिर जितने कुछ पार्टिकल्स इसमें आते रहेंगे, नहीं आते रहेंगे, आखिर वेपर तो जहाँ से जगह मिली वहीं से निकल जाएंगे वो, तो गैस के पार्टिकल्स तो इसी रास्ते निकलते रहेंगे, इसी रास्ते निकलते रहेंगे, बाकी वो प्रोसेस बार बार से चलता रहेगा। और जबकि इसी जगह पर एल्कोहल जब जाएंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट तो 78 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 पर और 30 से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आए, फिर यहाँ से ऊपर का टेम्परेचर हमने देखो बहुत कम कर दिया, तो फिर टेम्परेचर यहाँ का कम है, तो फिर यहाँ पर क्या कंडेंसेट हो जाएंगे ना, और कंडेंसेट होकर फिर क्या होंगे, नीचे आएंगे, फिर ऐसे ऊपर आएंगे, फिर नीचे आएंगे, मतलब बार बार इसी में आते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी वजह से आखिर जो वेपर है वो एक तरह से गैस ही तो है, तो जहाँ से जगह पाएगा वहीं से निकल जाएगा, तो यहाँ से जगह पाएगा तुरंत ये एल्कोहल में आ जाएगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पर वेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, और एक बार नहीं कई बार हो रहा है ना, इसी वजह से इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, एक बार नहीं कई बार हम इसको कर रहे हैं, कई बार यहाँ पर वेपर बन रहे, कई बार कंडेंसेट हो रहे, कई बार वेपर बन रहे, कई बार कंडेंसेट हो रहे हैं, तब जाकर के यहाँ वाटर बन रहा है, वाटर आके मिल रहा है। एक और वो होता है ना, क्या एक और मेथड है इसका, बनाओ क्या चीज़ है, इसका एक और मेथड होगा ना अलग करने का, अलग करने का, एक तो हमने बताया था ना वो फिल्टर पेपर लगा के, एक तो हमने बनाया था। अब एक आता है सेंट्रीफुगेशन, देखो क्या है, एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफुगेशन, देखो ये क्या होता है, क्या हुआ मंदिर, सुनो ये सुनो वॉशिंग मशीन देखे हो, उसका कैसे मैकेनिज्म होता है जी, धुला जाएगा। सुनो अज्यूम करो ना ये वॉशिंग मशीन है, इसके बीच में एक बॉक्स बना रहता है ऐसे ना, उसी में कपड़े रखते हैं ना, और ये जो जालीदार बॉक्स होता होगा देखोगे बहुत सारे पोर्स लगे होते हैं इसमें, इसके नीचे एक मोटर लगा होता है बस, और ये बाकी बॉक्स होता है और कुछ नहीं है इसमें, और ऊपर ये बटन वटन जो भी है सब चीज़ होती है। हाँ क्या फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे यार, सब यहीं पढ़ लोगे, परेशान हो जाओगे, हमें परेशान करोगे। वो तो इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है जी, ये नॉर्मल इसका ये एक तरह से वो ये मैकेनिज्म क्या है वो हम बताना चाह रहे हैं इसमें, कि आखिर कपड़े कैसे, मतलब इसमें से आखिर सूख कैसे जाता है, वॉशिंग मशीन से कपड़े सूख जाता है कि नहीं सूख जाता, ये एक मतलब ये अगर कपड़ा सुखाने वाली मशीन जो होती है ना, सेंट्रीफ्यूज उसे बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूग बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूग बोलते हैं, उसे हम कपड़े सुखाते हैं। एक होता है कपड़े धोने वाला, एक कपड़े सुखाने वाला, लेकिन एक्चुअल में मेरे ख्याल से वही एक, अगर थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी विकसित किया ना तो एक ही में दोनों हो जाएगा, कपड़ा धुल भी जाएगा और कपड़ा सूख भी जाएगा।
सुनो सुनो, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पूरा पोर्स बंद कर दो तो कपड़े धोने वाली हो गई। कैसे? इसके अंदर तुमने क्या डाल दिया? इसके अंदर तुमने पानी डाल दिया, सुनो, इसके अंदर तुमने वाटर डाल दिया और डिटर्जेंट डाल दिया, और क्या डाल दिया? जो भी तुम्हारा क्लॉथ है। अरे बिना कपड़ा डाले इसे पानी, क्लॉथ डाल दिए। अब बताओ ये घूम रहा है, ये एक बार ऐसे घूम रहा है, एक बार ऐसे घूम रहा है, एक बार ऐसे घूम रहा है, तो बार बार उसी में आरग नहीं आ रहा। बस आखिर एक तरह से जब क्लॉथ डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो डिस्टर्ब यानी कि डिटर्जेंट, वाटर और इसके जो डस्ट पार्टिकल है सब आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो एक तरह से वो क्या हो गया? कपड़ा धुला गया। इसमें और पानी डाल दो, कपड़ा धुला गया। अब अगर पोर्स होंगे तब क्या होगा? देखो, मतलब ये अपनी तरीके से सोचो ऐसे, अब पोर्स होंगे क्या होंगे? जैसे जब पोर्स होंगे तो ये क्या होगा? ये पूरा का पूरा जितना एक तरह से जो वाटर और डिटर्जेंट है सब बाहर निकल जाएगा ना, बाहर गिरने लगेगा। तो अब इस मोटर को बहुत तेजी से मूव करो, बहुत तेजी से घुमा दो, बहुत तेजी से घुमाओगे ना, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स सब निकल जाते हैं। वाटर और डिटर्जेंट और क्लॉथ सबके पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। बहुत तेजी से घूमता है। जब जो कपड़ा सुखाने वाली मशीन होती है ना, ऐसे घूमता मोटर, बहुत तेजी से घूमता है, और इतना तेजी से घूमता है कि इसमें जितने भी वाटर होते हैं सब निकल जाते हैं। बस वही एक का प्रोसेस, और कोई इसका फिनोमेना मैकेनिज्म है ही नहीं है। समझ पा रहे हो ना? वैसे काम करता है। उसी से हम निकालेंगे, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस, जिसमें हम क्या करेंगे? हम मिल्क से क्या निकालेंगे? हाँ, मिल्क से क्रीम को बाहर निकालेंगे, मिल्क से क्रीम को बाहर निकालेंगे। इसके लिए देखो प्रोसेस क्या, सेम ऐसी चीज है ये इसमें हमने मिल्क भर दिया पूरा। ये क्या है? मिल्क है। हमने इसके नीचे मोटर सेट कर दिया। अरे मतलब जो जिस बॉक्स में भरा गया थी वो, ये क्या है? ये एक मोटर है, मोटर है। इसको मैंने पैक कर दिया ऐसे, इस दूध को मैंने पैक कर दिया। शांत रहो। हमने इसको पैक कर दिया, इस बॉक्स को हमने पैक कर दिया, जो भी पॉट्स इसको हमने पैक कर दिया। पैक करने के बाद मोटर से बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है, बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है। अच्छा, ये मिल्क किस तरह का सोल्यूशन याद करो तो, ये मिल्क एक सस्पेंशन है कि नहीं? याद करो, सस्पेंडेड सोल्यूशन है। अगर ये सस्पेंडेड सोल्यूशन है तो सस्पेंडेड मिक्सचर का अच्छी बात होगी, मिक्सचर। अगर ये सस्पेंडेड मिक्सचर है तो इसमें क्या होंगे? इसमें सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि सर मिल्क में कहा सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, तो मिल्क में इसका जो क्रीम है ना, वो एक तरह से सॉलिड पार्टिकल होता है। इसका जो क्रीम है वो किसकी तरह होता है? एक सॉलिड की तरह काम करता है। और जो मिल्क होता है, मतलब क्रीम को छोड़ने के बाद जो भी चीज़ होता है वो क्या होता है? लिक्विड की तरह काम करता है। मतलब एक सस्पेंडेड पार्टिकल है, बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स होंगे जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे। आखिर सोचो, सस्पेंशन है तो हम आर पार नहीं देख पा रहे हैं ना दूध के। जब मिल्क के आर पार नहीं देख पा रहे, आखिर बीच में कुछ तो है कि जिसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उसके पार्टिकल्स बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं? नॉर्मल वाटर या फिर जो लेमोनेड हम बनाते हैं उसके पार्टिकल से जो मिल्क के अंदर पार्टिकल पड़े हैं वो पार्टिकल कुछ बड़े होंगे, तभी तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं ना आर पार, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो वो एक तरह से उसमें कुछ सॉलिड भी है, कुछ लिक्विड भी है। तो अब सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए क्या करते हैं? इस मोटर के ऊपर एक रख करके बहुत तेजी से हम रोटेट करवाते हैं, बहुत तेजी से घुमाते हैं। उसी वजह से ना देखो सेंटर में घुमाते हैं, तो यहां से एक फोर्स काम करता है, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? अगर तुम्हारे पास दो चीजें हैं, तो अगर एक सॉलिड और लिक्विड है, दोनों मिक्स हुआ है, उसको इतना तेजी से रोटेट करोगे ना, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों के पार्टिकल क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से दूध के पार्टिकल बाकी अलग हो जाते हैं और क्रीम के पार्टिकल अलग हो जाते हैं। यहाँ से डायरेक्टली फिर इसको बहुत तेजी से रोटेट करने के बाद इसको ओपन कर लो। यहाँ से जो क्रीम रहेगा वो क्रीम क्या करेगा? ऊपर ऐसे फ्लो करता रहेगा। नीचे नॉर्मल वाटर, बस इसको फिल्टर से क्या कर लो? छान के निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो? इस तरह से क्रीम को अलग किया जाता है दूध से। तो जो सर्म होता है उसमें क्रीम को अलग करते हैं, इसी प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। समझ पा रहे हो ये चीज़ें? ओके, अच्छा चलो नोट क्या करोगे इसे? और
अब पढ़ते हुए लिक्विड वाला पढ़ लिया था ना, कुछ ज़्यादा हमने डीप में पढ़ लिया। मतलब इतना एक्सप्लोर करके दिया नहीं एनसीईआरटी में। चलो एक पढ़ते हैं। एक होता है मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। इस बार हम किसका मिक्सचर है हमारे पास? लिक्विड का है और किसका है? लिक्विड। दोनों लिक्विड ही है। इस दोनों लिक्विड को हमें क्या करना? अलग करना। तो अभी हमने इस लिक्विड और लिक्विड को ही अलग करने वाला जो प्रोसेस था अभी हमने पढ़ा, इसके जस्ट पहले वो क्या था? बोलो अभी क्या था? वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था ना, वो जो फ्रैक्शनल और डिस्टिलेशन, वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ही क्या करते हैं हम? किसी भी एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से अलग करते हैं। और एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से अलग हम किस बेस पर करते हैं? उनके बॉइलिंग पॉइंट पर। भाई जब दो अलग अलग लिक्विड है तो उन अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अलग अलग होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करके क्या कर सकते हैं? डिस्टिलेशन, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने अभी फिगर बनाया था ना, एकदम सेम उसी प्रोसेस से हम अलग कर लेंगे। जैसे मान लो कि वाटर और एल्कोहल को मिला के रखा गया तो उससे वही हो जाएगा ना। और उसमें हमने एक एक्स्ट्रा साल्ट मिला दिया था ताकि वो किसकी बन जाए? वो सॉलिड और लिक्विड का बन गया था। तो बस साल्ट निकाल दो, एल्कोहल और वाटर। तो जैसे हमने वो बना था इसकी पहले से वही तो है ना, एक तरीके से सोचो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वही तो है आखिर हमने जो बनाया था। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इसमें ये चीज़ देख लो, कुछ लिक्विड को लिक्विड मिलाते हैं ना तो दो तरह से मिक्सर बनता है। अगर लिक्विड प्लस लिक्विड को मिलाओगे ना तो दो तरह से बनेगा। एक ऐसा होता है कि लिक्विड लिक्विड में मिल जाता है और एक होता है लिक्विड लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता, अच्छे से मिल नहीं पाता। एग्जाम्पल में देखो, अगर हम बात करें कि हम उसमें वाटर प्लस एल्कोहल ले लो तो वाटर प्लस एल्कोहल अच्छे से डिजॉल्व हो गया ना, तो इसको हम बोलते हैं ये मिक्सिबल मिक्सर। क्या है? ये मिक्सिबल है, मतलब मिक्स होने वाला है। अगर हम फिर बात करें वाटर और ऑयल, तो वाटर और ऑयल को मिलाएंगे, क्या दोनों मिल पाएंगे? नहीं। तो ये क्या है? इमिसिबल है। तो बस ये मिक्सिबल है जिसमें वाटर प्लस एल्कोहल, यानी कि जब दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सिबल बोलते हैं। और वाटर और दो ऐसे लिक्विड जो आपस में, भाई वाटर और ऑयल दोनों के दोनों लिक्विड ही तो हैं, जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो पाते उसको हम क्या बोलते हैं? इमिसिबल बोलते हैं। और दोनों को हम किस प्रोसेस से अलग करेंगे? डबल कह रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम दोनों को अलग कर लेंगे। बस हमें क्या पता होना चाहिए? हमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उससे हमें पता चलेगा। हमने टेम्परेचर सेट कर दिया, आराम से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सब अलग बनाएंगे दोनों। समझ पा रहे हो? ये एक छोटा सा लिख लो, बाकी चीज़ें तो हमने पढ़ाई है। बस इसके बाद एक लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, और एक लास्ट वाला देखो क्या है। जैसे हमने सॉलिड का सॉलिड में निकाल दिया, सॉलिड का लिक्विड में मिला करके हमने निकाल दिया, फिर लिक्विड को लिक्विड में भी मिला करके मिक्स करके हमने निकाल दिया। लिक्विड का लिक्विड में अगर मिक्स हो तो कैसे निकालोगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या? फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से भी निकाल सकते हो ना। सेंट्रीफ्यूगेशन से जैसे मिल्क हो गया उस चीज़ को निकाल सकते हैं। यानी कि अच्छा एक बार बताओ, हाँ लेकिन छोड़ो वो चीज़ समझ रहे हो। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या? मिक्सर ऑफ गैस इन गैस। देखो भाई आखिर एयर है, एयर में ही तो क्या है बोलो? हमारे एयर में नाइट्रोजन भी है, बोलो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा हमारे लिए जरूरी क्या? CO2 नहीं जरूरी है, हम क्यों निकालेंगे उसको? बोलो। इसमें एक होता है आर्गन, होता है आर्गन भी हमारे लिए जरूरी है, ये लगभग 1% तक पाया जाता है आर्गन। नाइट्रोजन का यूज समझते क्या होता है? फर्टिलाइजर्स में होता है, खाद बनाने में। अरे यूरिया वाला नहीं देखो लिखता है 48% नाइट्रोजन,
तो वो यूरिया में 48% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के लिए हम उसमें यूरिया में, मतलब अगर खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी है तो खेत में यूरिया डालना है। समझ पा रहे हो? तो ये फर्टिलाइजर्स में यूज किए जाते हैं, खाद बनाने में यूज किए जाते हैं। और ऑक्सीजन समझते किस लिए यूज किया जाता है? सर एक गैस को वहाँ हरियम कैसे ले पहुँचा देते हैं? उससे क्या होता है? फिर आगे समझ जाओगे सर, आगे समझ जाओगे। उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। क्या? अरे यार वही तो बता रहे थे तब तक। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वो क्या करते हैं, खाद बनाते हैं उससे। और ऑक्सीजन समझ रहे हो क्या करते हैं ना, हाँ बताने की जरूरत है इसमें? हाँ नहीं, तब प्रक्रिया से पूछिए। और यहाँ पर आर्गन देखो, आर्गन किस लिए यूज किया जाता है जी? नहीं मालूम। आर्गन बल्ब बनाते हैं, बल्ब बनाते हैं उसमें बल्ब में गैस जो भरी जाती है ना वही होती है, आर्गन होती है। ये अनरिएक्टिव गैस होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती है, इस वजह से हम आर्गन गैस भरते हैं उसमें याद आ गया। बल्ब में। तो हमें इन तीनों, मान लो कि हमें इन तीनों चीज़ों को निकालना है, एयर से निकालना है। सोच पा रहे हो? हमें इन तीनों चीज़ों को क्या करना है, एयर से निकालना है। अच्छा बताओ, पहले ही सब एयर है तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये पहले ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, एयर में सब मिक्स है ना। तो और एयर में क्या, एयर क्या एक्चुअली में गैस है ना। अब गैस को कैसे हीट करके उसको बॉयल कराओगे? मिस्टेक, कंफ्यूजन। तो क्या करोगे? सबसे पहले गैस को बहुत ठंडा करेंगे, बहुत ठंडा करेंगे। इसको हम ठंडा करेंगे बहुत ज़्यादा। जानते हो अगर दिखा रहा है तो सुनो सुनो सुनो, ये नाइट्रोजन दिखा रहा। तो अगर देखो नाइट्रोजन का ना, तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1-2 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब 0 डिग्री पर क्या, -1 डिग्री पर क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। 0 पर बर्फ बन जाता है। और ये -196 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा सुपर कूल करना पड़ेगा हमें। 50 ऑक्सीजन तो इतनी आसानी से नहीं है नाइट्रोजन गैस मिलती है, उसको बहुत ज़्यादा कूल करके तब निकाला जाता है। ऑक्सीजन इसका होता है, इसका अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये -183 डिग्री सेल्सियस होता है। और आर्गन, इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये होता है -186 डिग्री सेल्सियस। इसका ये अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब कि पहले तो इतना टेम्परेचर तुम दो इसे ना, पहले ये लिक्विड तो बने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये पहले इन तीनों को गैस तो बनाओ। यानी कि जो एयर गैस करे, ये जो एयर है उस एयर को हमें क्या करना है, एयर को लिक्विड बनाना है। अब एयर को लिक्विड बनाने के लिए क्या करोगे? एयर तुम बहुत ज़्यादा लो, उस एयर को पहले सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, बहुत हाई प्रेशर करना पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे पास देखो एयर है, उस एयर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खूब हाई प्रेशर देना पड़ेगा, हाई प्रेशर। बहुत ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। और प्रेशर के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, वेरी वेरी लो टेम्परेचर, वेरी वेरी लो टेम्परेचर। नहीं सर, वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसको लगभग हम एक तरह से कह लें तो इसको -200 डिग्री कर रहे हैं क्या, -200 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर पे इस सबको करना है। इस एयर को, जो एयर है उसको पहले क्या करो, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, मतलब प्रेशर लगाने का मतलब क्या, उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर लो, दबा लो। कंप्रेस करने के बाद वेरी वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर कर दो। उसका टेम्परेचर कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर बहुत लो, लगभग कितना, -200 डिग्री सेल्सियस तक कर दो। अब -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के बाद फिर वही अपना डिस्टिलेशन वाले बात हो ये। अच्छा, ये जो हम ये डिस्टिलेशन प्रोसेस करवाएंगे ये भी -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही होगा ना, बहुत कम टेम्परेचर पर। यहाँ बहुत छोटा सा एकदम बर्नर, यानी कि और क्या कहते हैं वो, लाइटर से भी तुम चाहो उसको हीट कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें फैक्ट्री में काम करना है तो वहाँ कई लीटर नाइट्रोजन, कई लीटर हमने एयर को लिक्विड बना दिया है, तो वहाँ पर लाइटर से काम चलने वाला है ना, इसलिए एक बर्नर लगा दो। ऐसा जूम करेंगे बर्नर लगा। लेकिन अगर हम लैब में प्रैक्टिकल मान लो कर रहे हैं, लैब में
तो हाँ लाइटर से कर सकते हैं। मतलब अब ओके सर लैब में कहाँ इतना डिग्री होगा, तो कहाँ नॉर्मल, अभी तो नॉर्मल लैब में थोड़ी कर रहे हैं, बहुत हाई फाई लैब होना चाहिए तब उस लैब में ये कर पाओगे। देखो ये भी ऑटोमेटिक, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, ऐसा नहीं कि तुम जा करके उसके अंदर जाओ तुम भी -200 डिग्री पर पहुंच जाओ वहीं पर टपक जाओगे -200 डिग्री पर। समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो ना चीज़ें भाई। 10, 15, 18, 20 डिग्री पर हम लोग परेशान हो जाते हैं, -200 पर क्या होंगे, गुजर जाएंगे वहाँ पे तुरंत। अब तक सबसे हाई, सबसे एकदम लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पा गया है, अंटार्कटिका में। वो लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, बिल्कुल कह रहा है -88 डिग्री सेल्सियस तक है, -88, 89 तक है। उससे ज़्यादा, उससे कम टेम्परेचर इस पूरे अर्थ पर अभी मतलब नेचुरली पॉसिबल नहीं है, आर्टिफिशियली तो हमारे 273 तक लेकर जाते हैं उसे, वो सही है। तो इसमें तो कौन कौन सी गैसें भरी हैं, अब ये लिक्विड के फॉर्म में कौन कौन सी गैसें हैं, एयर है, समझ पा रहे हो, एयर। मतलब ज़्यादातर इसमें कौन सी गैस है, देखो कभी भी आता ना कोई भी गैस आती है उस पर 100% प्योर नहीं लिखा रहता, ऐसे सोडियम है 100% प्योर नहीं है, 98% प्योर है, क्योंकि ये भी केमिकलाइज कर, मतलब ये भी ऐसा नहीं कि ऐसे सोडियम निकला था ऐसे निकाल दो निकल गया सब, ऐसा नहीं, इसको भी केमिकल प्रोसेस ही अलग किया गया। तो कोई भी जो हम एयर में से इसमें निकालेंगे, जो ये क्या नाइट्रोजन निकालेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे, ये सब 100% प्योर नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ज़्यादा से ज़्यादा प्योर कर लेंगे ना तो कहेंगे कि 99.9% कर लेंगे, लेकिन 100% हम प्योर श्योर नहीं हो सकते कि हाँ इससे 100% प्योर चीज़ें निकल रही हैं। समझ पा रहे हो, बोलो। मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन में जी रहे हो तुम लोगों को। हाँ 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 बोलो क्या कन्फर्मली, किसको लिक्विड में होना चाहिए, इसी को मतलब किसको, तो एयर लिक्विड है यहाँ पे, और क्या। हाँ हमने बोला ना ये सब चीज़ें एक लैब में हो रही हैं, बाहर से हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो अभी कहाँ लिखने की जरूरत है, अभी तो तुम्हें समझा रहे हैं चीज़ें ही, परेशान हो यार, अपनी सोच करके परेशान हो जा रहे हो। देखो अब यहाँ से 3 चैम्बर बनाते हैं जी, थोड़ा ध्यान देना, छोटा छोटा बीकर बनाएंगे इस बार। जो भी कन्फ्यूजन हो बता दिया करो। बीकर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा थी एक मिनट रुको, इसको पाइप से, इसको एक पाइप से जोड़ देते, रुक जाओ। इसमें हंसने वाली क्या बात है, हाँ सुनो सुनो, बस इसमें एक इसमें आ जाएगा, एक को इसी पाइप लगा कर यहाँ जोड़ दो, और क्या हमें अलग ही तो करना है तरीके से। यस देखो ये अब डिपेंड करेगा कौन किसका चैम्बर है, देख लेते हैं। अगर अज्यूम करो कि हमने इसको इतने पार्ट में डिवाइड कर लिया, देखो ये हमने इसमें क्या रख लिया, मार्बल्स रख लिए। सबसे नीचे कौन सा टेम्परेचर होता है, लो होता है कि हाई वाला होता है, सबसे नीचे हाई वाला टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, -186, -183, -196, इसमें सबसे हाई टेम्परेचर क्या है, -180 सबसे हाई टेम्परेचर है, सबसे लो क्या है, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले नीचे माइनस वाले में उल्टा चलता है ना जी,
तो यहाँ इसका टेम्परेचर कितना -183 डिग्री सेल्सियस करेंगे, इसका टेम्परेचर कितना करेंगे -186 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस करेंगे ना, बोलो। अब जब हम इसको हीट देना शुरू किए, ऐसे टेम्परेचर ऐसे हीट देना शुरू किए तो सब वेपर में चेंज हो गया ना ये। अब -183 वाली एक तरह से ट्यूब से कौन बाहर निकलेगा, कौन सी गैस जाएगी इसमें, तीनों गैस। यहाँ से तीनों गैस जाएगी ना, लेकिन इस नली में कौन सी गैस जाएगी, देखो -183 वाली क्या है, ऑक्सीजन। इसमें ये पूरी गैस भर रही है ऑक्सीजन की, किस फॉर्म में रहेगी, लिक्विड के फॉर्म में ना। बस उस बाद तुम चाहो इसको आराम से एक बॉक्स में बंद कर लो, मतलब एक कोई भी बोतल उसमें बंद कर लो, पूरा कंटेनर में पैक कर लो। जब तक सर वो उड़ने नहीं लगेगा, टेम्परेचर अभी उसी बोले ना, वो एक पूरे घर में किया जा रहा है, ये उसका टेम्परेचर कितना है -200 डिग्री सेल्सियस है। पूरे घर का दूध हाँ टेम्परेचर इतना है, बनाया गया है। हमको लगा बस इसी का। नहीं पूरा टेम्परेचर ऐसा नहीं कि इसे इसको करके इसको बाहर कर लिए, इस पूरे मैकेनिज्म को हम इस -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कर रहे हैं। सर आने वाले में आरटीपी हम कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि सब ऑटोमेटिक चीज़ होंगी इसमें, ये चीज़ें। अब उसके बाद ये देखो -186, इस पर क्या करेंगे, इसमें से कौन बाहर निकलेंगे, ये आर्गन गैस, इसमें से ये आर्गन गैस बाहर निकलेगी। और इससे क्या निकल रही थी, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही थी। और इससे कौन गैस बाहर निकलेगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, नाइट्रोजन। तो ये प्रोसेस समझ रहे हो, ये कौन सा प्रोसेस है बताओ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, ये फ्रैक्शन वाला नहीं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है, मतलब डिस्टिलेशन बार बार हो ना, बार बार इवेपोरेट हो रहा है, बार बार कंडेंसेट हो रहा है, बार बार इवेपोरेट कंडेंसेट हो रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर कहोगे सर ये तो अपनी रास्ता बंद कर दिया है, ये रास्ता बंद नहीं किया गया, जाली है, समझ लो इसे, समझ रहे हो ये। बस इसमें से मार्बल को रोका गया, नहीं तो मार्बल ब्लॉक से खुली गिर जाएगा, को लिक्विड में गिर जाएगा, समझ पा रहे हो ना, वो चीज़ें नहीं करनी इसमें। तो समझ गए ना कि एयर से कैसे हम गैसों को बाहर निकालते हैं, वो प्रोसेस क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझ पा रहे हो। इस तरह समझो ये चैप्टर पूरा क्या हो रहेगा, अब पूरा चैप्टर खत्म हो गया, हमने बहुत चीज़ें पढ़ी इसमें, बहुत चीज़ें पढ़ी हैं।